बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स से बनता क्या, पर्पस क्या है इनका। आइगन वैल्यूज बेसिकली दे आर द स्पेशल सेट ऑफ स्केलर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और आइगन वेक्टर बेसिकली एक ऐसा वेक्टर है कि जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए उसकी डायरेक्शन जो है वो अनचेंज्ड रहे। ठीक है, ये होता है आइगन वेक्टर। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये जो मैं बातें की हैं दो थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज से जो आइगन वेक्टर्स हैं उससे एसोसिएटेड जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, जो आइगन वैल्यूज है या आइगन वेक्टर्स हैं इनको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज आर आल्सो नाउन एज characteristics आइगन वैल्यूज को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी कहते हैं और आइगन वेक्टर्स को कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब किसी भी एक, अच्छा ये एक चीज नोट करनी है कि जो आइगन वैल्यूज हैं एंड आइगन वेक्टर्स दे आर ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हम यूज नहीं करते। दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स यूज करते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम होती है। ठीक है, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स, ये ऑर्डर है ना मैट्रिक्स का। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स, ये क्या है, फर्स्ट जो है ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकंड जो है ऑर्डर वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2x2 का मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, दोनों 2 है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम है। तो ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स जो है ये एप्लीकेबल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जनरली बात करूं किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को जब हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, व्हेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक्ट्स अपॉन अ वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, अच्छा वेक्टर और मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क है। वेक्टर जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है और मैट्रिक्स जो होता है वो टू डायमेंशनल एरे है। वेक्टर इज 1D एरे एंड मैट्रिक्स इज 2D एरे। अच्छा, ये भी मेरा एक डिटेल में लेक्चर पढ़ा हुआ है वेक्टर और मैट्रिक्स का जो डिफरेंस है इससे रिलेटेड। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल्ड में ये चीज़ एक्सप्लेन की भी है। थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, आप पढ़ते आए हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को। ठीक है, एक चीज होती है मैग्नीट्यूड, एक चीज होती है डायरेक्शन। ये वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और मैट्रिक्स जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं वेक्टर की बात करूं, वेक्टर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉलम वेक्टर और एक होता है रो वेक्टर। ठीक है, अब कॉलम वेक्टर कौन सा होता है, कॉलम वेक्टर जो होता है एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें एक कॉलम होता है एंड टू नंबर ऑफ सम नंबर ऑफ रोज, यानी उसका ऑर्डर होता है n×1। ठीक है, यानी कि n नंबर ऑफ रोज एंड वन कॉलम, इस तरह का जो एरे है, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन 4, इसे हम कहेंगे वेक्टर। और कौन सा वेक्टर, कॉलम वेक्टर। मैंने भी बताया कि कॉलम वेक्टर हैज वन कॉलम एंड सम नंबर ऑफ रोज, ऑर्डर क्या है n×1, इसको हम कहते हैं कॉलम वेक्टर। अच्छा, एक और होता है रो वेक्टर। रो वेक्टर में एक रो होती है और कुछ कॉलम्स होते हैं और उसका ऑर्डर होता है 1×n। ठीक है, ये रो वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो, जो यहाँ पे खत्म कर देते हैं। सो रो क्या है, एक है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो है वेक्टर इसको हम कहेंगे रो वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो वेक्टर है वो वन डायमेंशनल एरे है और जो मैट्रिक्स है वो टू डायमेंशनल एरे। और इसके अलावा
जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और मैट्रिक्स जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये दो चीज के बाद वेक्टर्स में फिर मैंने दो चीजें बताई, कॉलम वेक्टर है, रो वेक्टर। अब मैं बात कर रहा था जब भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, कोई भी एक मैट्रिक्स लेट्स से ए मैट्रिक्स है, उसको जब हम एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो वेक्टर एक्स ये एक रिप्रेजेंट करते थे, या तो हम वेक्टर को बोल्ड लेटर से लिखते हैं, बोल्ड कर देते हैं, या फिर उसके ऊपर ये एरो बना देते हैं, ठीक है, या एरो नीचे भी हम इसको बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब एक मैट्रिक्स को हम एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक आउटपुट हमें क्या मिलेगी, एक न्यू वेक्टर मिलेगा ना, क्योंकि आप एक मैट्रिक्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जब भी आप स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तब भी आउटपुट आपको एक वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो जब भी एक मैट्रिक्स को जब आप एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आउटपुट में एक नया वेक्टर मिलेगा, वो वेक्टर क्या होगा, ए एक्स, ठीक है। यानी कि आपने एक मैट्रिक्स है उसको जब मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर के साथ तो ये आउटपुट मिलेगी आपको ए एक्स, ठीक है। अब ये जो नया वेक्टर है ग्राफिकली अगर हम देखें तो इस नए वेक्टर को ये स्ट्रेच भी हो सकता है, यानी कि जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी उससे ज्यादा भी उसकी मैग्नीट्यूड हो सकती है, उससे कम भी मैग्नीट्यूड हो सकती है। सिमिलरली उस वेक्टर को आप जो है वो देखोगे कि वो रोटेट भी करेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि रोटेशन भी उसमें हो सकती है। ये हम ग्राफिकली अभी देखते हैं कि इस बात से क्या मुराद है कि ये जो नया वेक्टर है ये स्ट्रेच होगा और रोटेट करेगा या नहीं भी होगा, इस चीज को हम देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक बात की, आपने एक मैट्रिक्स ली ए, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स ले ली। अच्छा, मैट्रिक्स में जो है ना नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब ये 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं कि एटलीस्ट 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होने चाहिए मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो ये हमने एक मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके जो एलिमेंट्स हैं ये 1 1 0 1, और जब इसको हमने एक वेक्टर, ये एक वेक्टर ले लिया हमने, उसको हमने नाम दे दिया एक्स, ठीक है। तो ये वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, एक कॉलम वेक्टर है। अभी मैंने बताया था एक कॉलम वेक्टर होता है, एक रो वेक्टर होता है। तो ये एक कॉलम वेक्टर है। जब मैंने इस मैट्रिक्स ए को इस कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराया तो जो नई आउटपुट मिली मेरे पास वो क्या होगी, ए एक्स। अब ये मल्टीप्लीकेशन आपको आती है कि ये वाला जो एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर ये वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, 1 × 0 0 + 1, ये 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये वाला जो एलिमेंट है वो इस वेक्टर के इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो ये 0 + 1 ये भी 1, ठीक हो गया। तो जब आपने इस मैट्रिक्स ए को इस वेक्टर एक्स से मल्टीप्लाई कराया तो आउटपुट क्या मिली, ए एक्स। अब ग्राफिकली देखते हैं। अच्छा, ग्राफिकली देखने से पहले एक चीज देख लो कि ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्री में जो ट्रांसलेशन होती है उसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ट्रांसलेशन से मुराद मूवमेंट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो जो मूवमेंट होगी एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। तो इस ट्रांसलेशन को ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अब ये चीज है, लेट्स सो ये इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, ये पहला जो एलिमेंट है ये एक्स और सेकंड जो है ये वाई। जो एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये वाला एलिमेंट फर्स्ट ये एक्स एलिमेंट होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन। अब ये ग्राफ है, इसमें एक्स डायरेक्शन कौन सी है, ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स। तो इस पे इस तरफ जो मूवमेंट होगी वो ये वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन। प्लस का मतलब होगा अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये +1 यहाँ पे, तो इसका मतलब है टू द राइट, मूवमेंट टू द राइट साइड,
ठीक है, और नेगेटिव एक्स मीन टू द लेफ्ट, ये मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन टू द लेफ्ट, इस तरफ। ठीक है, सिमिलरली ये वाई जो है, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन, यानी ये वाई एक्सिस है आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाई है। मूवमेंट इन वाई जो डायरेक्शन है वो ये वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला। ठीक है, पॉजिटिव क्या होगा, अप, पॉजिटिव अगर साइन आएगा तो अप साइड मूवमेंट होगी, और नेगेटिव आएगा तो डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, +1 है, इसका मतलब अपवर्ड मूवमेंट हो। तो ये आपने चीज याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्री में कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले ये एक मैट्रिक्स एक्स है, ये वाली मैट्रिक्स वेक्टर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये एक्स था ना, ये 0 है, यानी कि ये एक्स इसका कोऑर्डिनेट था, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ गया पॉइंट, यहाँ पे ये रेड। उसके बाद ये जो वाई उसका कोऑर्डिनेट था वो क्या था, 1 था, 1 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये 1। तो ये पॉइंट लगाया, तो ये जो एरो है, ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसलेशन को इस वेक्टर एक्स की। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। जब हमने इसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, ये जब इसको हमने मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, ए एक्स बार था ना, ए को जब मल्टीप्लाई कराओगे एक्स से तो ये आउटपुट क्या मिल रही है, ए एक्स। हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 और 1। अब इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। ये 1 जो है इसका कौन सा कोऑर्डिनेट था, एक्स कोऑर्डिनेट, और +1 है तो जो है राइट वर्ड्स, तो ये 1 हो गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये y भी क्या है, 1, तो ये हो गया 1 ये पॉइंट, तो यहाँ पे आके ये डॉट लगेगा। ठीक है, यानी कि x डायरेक्शन में भी 1 यूनिट मूव कर रहा है और y डायरेक्शन में भी 1 यूनिट मूव कर रहा है। ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ए एक्स वेक्टर को। ठीक है, अब देखो मैंने जो बात की थी कि रोटेशन और स्ट्रेच वाली, कि जब भी आप एक वेक्टर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्ट्रेच होगा या रोटेट करेगा। अब देखो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और यहाँ पे एरो की डायरेक्शन क्या है, ये इंक्लाइंड उससे नीचे की तरफ, तो ये रोटेशन हो रही है ना। मतलब पहले अगर मैं बात करूं, ये डायरेक्शन थी इस तरफ था एक्स, और अब ये रोटेट हो गया इस तरफ। ठीक है, ये पहले स्ट्रेट था ना, और ये फिर अब रोटेट होके इस तरफ आ गया, ये इसमें क्या होगी, रोटेशन। ठीक है, यानी कि वेक्टर क्या, वेक्टर में रोटेशन हुई है जब उस वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया एक मैट्रिक्स ए के साथ, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। स्ट्रेच कैसे हो सकता था, लेट्स सपोज कि ये 0 1 है, जो आंसर आता है वो 0 2 आता है, ये वेक्टर यूं स्ट्रेच हो जाता है यहाँ तक, 2 पॉइंट यहाँ तक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है, ये वेक्टर की डायरेक्शन है और ये यहाँ पे ये वेक्टर की डायरेक्शन है, ये जो एरो है। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। सिमिलरली किसी जो है इसी मैट्रिक्स ए को एक नए नए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले जो हमने वेक्टर लिया था वो था ये 0 1, और उसको इस मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया। अब हम जो वेक्टर ले रहे हैं वो 1 1 ले रहे हैं, वही मैट्रिक्स ए है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो जब इस ए और इस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो जो मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, बता चुका हूँ। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो नया वेक्टर आएगा ए एक्स, वो क्या आया, 2 1। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये 1 1 था, याद रखना है एक्स वेक्टर क्या था, 1 1। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो 1 1 इस ये रिप्रेजेंट हुआ है, यानी कि 1 1 से क्या मुराद है, ये 1 1 था ना, 1 से मुराद कि एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव करेगा राइट साइड पे, क्योंकि +1 है, ये हो गया 1 यूनिट। सिमिलरली ये क्या था, ये वाई कोऑर्डिनेट था, यानी वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में भी 1 यूनिट मूव करेगा, तो ये पॉइंट बन गया ये वाला। तो ये ओरिजिन से ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर की डायरेक्शन को। जब इसको वेक्टर एक मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया आपने
इसकी इसकी जो आउटपुट आई थी वो आउटपुट क्या थी, वो आउटपुट थी 2 1 2 1, ये थी ना आउटपुट 2 1। तो मेरा ये जो है ग्राफिकली ये जो ट्रांसलेशन है इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट्स मूव किया ये पॉइंट जो है, और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव किया ये पॉइंट, तो ये बन गया ये वाला पॉइंट 2 1। तो ये जो एरो है ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो नया वेक्टर आया ए एक्स उसकी डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है वेक्टर का, और जो नया वेक्टर आया ए एक्स उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बढ़ गया, स्ट्रेच हो गया। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ये देखो ये था ना, अब एरो की लेंथ देखो, लेंथ ऑफ जो एरो है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर, ठीक है। सो ये यहाँ पे एरो की लेंथ जो है वो क्या होगी, ये बढ़ गई है यानी स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो ये थी सेकंड बात जो मैंने कहा था कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स ए को व्हेन इट एक्स अपॉन अ वेक्टर एक्स, या तो वो स्ट्रेच होता है या वो रोटेट करता है, ठीक है। तो पहली एग्जांपल में हमने देखा कि उसमें रोटेशन हुई, दूसरी एग्जांपल में हमने देखा वो जो वेक्टर है वो स्ट्रेच कर गया, ये ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब सेम जो मैट्रिक्स था ए, वही मैट्रिक्स ए, जब उसको एक नए वेक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, जब उसको अप्लाई किया इस नए वेक्टर के साथ, अब वेक्टर फिर चेंज कर दिया, मैट्रिक्स सेम है, अब क्या है हमारे पास 1 0, ये है वेक्टर, ठीक है। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये मैट्रिक्स क्या थी 1 1 0 1, ठीक है, यानी 1 1 0 1। जब आप इसको एक नए वेक्टर 1 और 0 के साथ मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो क्या है, 1 1 1 प्लस 0, ये 1 हो गया, 0 1 0 प्लस 1 0 0, आउटपुट भी सेम आ रही, ठीक है। जब आपने इस मैट्रिक्स ए को वेक्टर जो x था उससे मल्टीप्लाई किया, तो जो नया वेक्टर आया ए एक्स वो सेम आया, यानी जो x था वही ए एक्स भी आया, ठीक है। तो ग्राफिकली जब इसको हमने रिप्रेजेंट किया तो ये दोनों सेम जो है ना, इनकी डायरेक्शन भी सेम है और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम, ये वेक्टर x था, ठीक है, और ये वेक्टर ए एक्स, देखो दोनों सेम जो है ना, ग्राफिकली सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब ये जो मैट्रिक्स ए था, इट लीव्स द वेक्टर अनचेंज, जैसे कि नजर आ, ये थर्ड एग्जांपल है, थर्ड केस है, इसमें वेक्टर क्या रहा, अनचेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, दिस मैट्रिक लीव दिस वेक्टर अनचेंज। सो स्पेसिफिकली इसने वेक्टर को रोटेट नहीं कराया, इसमें कोई रोटेशन नहीं हुई, देखो सेम डायरेक्शन, कोई रोटेशन नहीं, कोई स्ट्रेचिंग नहीं हुई इसमें। सो स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर दिस इट डज नॉट रोटेट द वेक्टर। सो अब यहाँ से एक चीज याद रखना, जब भी कोई मैट्रिक्स ए when it acts upon a vector and does not rotate it, तब जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन हमेशा तब मिलेगी, ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, जब एक मैट्रिक्स when it acts upon a vector x and does not rotate it, और वो कौन सा केस था हमारा, अभी ये थर्ड केस जो हमने पढ़ा, थर्ड जो एग्जांपल देखी, थर्ड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, उसमें ये चीज हो रही है। ये फर्स्ट टू केसेस पढ़े, पहले में रोटेशन हो रही थी, सेकंड में स्ट्रेच हो रहा था मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो थर्ड केस था उसमें क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स जो वेक्टर एक्स की डायरेक्शन थी और मैग्नीट्यूड था, वही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो किसका था, ए एक्स का। सो जब वो वाला थर्ड केस हो, जब एक मैट्रिक्स व्हेन इट एक्स अपॉन अ वेक्टर एक्स
एंड डज नॉट रोटेट इट, तब हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन याद रखनी है, आगे आइगन वैल्यूज फाइंड करते हुए और आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हुए यही इक्वेशन यूज होती है। वो इक्वेशन क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। अब यहाँ पे एक लेमडा क्या है, लेमडा चीज आ गई ना, ए एक्स अभी हमने जो फाइंड किया, जब एक मैट्रिक्स ए को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो ए एक्स था ना, जो न्यू वेक्टर आया था, वो किसके इक्वल आ गया, लेमडा एक्स के। अब ये लेमडा क्या है, दिस लेमडा इज अ स्केलिंग फैक्टर, इस लेमडा को कहते हैं स्केलिंग फैक्टर। ये जो लेमडा है ये एक स्केलिंग फैक्टर है। स्केल फैक्टर क्या होता है, स्केल फैक्टर इज बेसिकली एक डेसिमल है विच मल्टीप्लाइज और स्केल सम क्वांटिटी। या फिर इसको सिंपल वर्ड्स में मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि एक ऐसा स्केल जिसकी वजह से एक जो फिगर है वो या तो स्मॉलर होगी या बिगर होगी अपने ओरिजिनल साइज। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्केल जब अप्लाई किया जाए किसी फिगर पे, वो अपने ओरिजिनल साइज से या तो उसका साइज स्मॉलर होगा या फिर बिगर होगा। ठीक है, तो स्केल फैक्टर, ये लेमडा क्या है, स्केल फैक्टर, दिस इज स्केल फैक्टर। ठीक है, यानी कि जो आपका एक्स मैट्रिक्स एक्स वेक्टर है उसके साथ हमने एक स्केल फैक्टर को मल्टीप्लाई कराना है, वो किसके इक्वल आएगा, जो ए एक्स वेक्टर। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये जो लेमडा है इट इज अ स्केलिंग फैक्टर। इसी स्केलिंग फैक्टर को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, इट इज बेसिकली एन आइगन वैल्यू। ये लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू, ये चीज याद रखना। इसमें ये जो लेमडा है इस इक्वेशन में ये क्या है, आइगन वैल्यू। और इसमें ये जो एक्स है वेक्टर, इस वेक्टर को हम कहते हैं आइगन वेक्टर। ठीक है, तो मैंने बताया था आइगन वेक्टर की डेफिनेशन में, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर है कि जब उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए, अभी हमने ऊपर क्या किया था, बेसिकली ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही की। ये सब क्या हो रहा था, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा प्रोसेस जो है इसको कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो मैंने बताया था कि एक आइगन वेक्टर जो है वो एक ऐसा वेक्टर है जब उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया जाए तो उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या रहे, अनचेंज रहे, उसमें रोटेशन ना हो। तो ये जो थर्ड केस था हमारा, इसमें वो डेफिनेशन फुलफिल हो रही है कि जब इस वेक्टर को हमने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो जो नया वेक्टर मिला उसकी डायरेक्शन सेम थी, ये और ये डायरेक्शन सेम है, कोई रोटेशन नहीं है उसमें। ठीक है, यही जो x जो है इसमें इस इक्वेशन में, ये x क्या है, ये आइगन वेक्टर है, ये क्या है, ये आइगन वेक्टर है। तो ये इक्वेशन याद रखनी है, ये इक्वेशन तब एप्लीकेबल है जब जो वेक्टर है व्हेन इट एक्ट्स अपॉन व्हेन मैट्रिक्स है व्हेन इट एक्ट्स अपॉन अ वेक्टर, एनी वेक्टर। ठीक है, एंड डज नॉट रोटेट इट। ठीक है, ना उसमें रोटेशन हो ना उसमें स्ट्रेचिंग हो, तो उस केस में ये जो लेमडा मिलेगा, उस केस में ये इक्वेशन मिलेगी, और इस इक्वेशन में जो लेमडा होगा वो आइगन वैल्यू होगी और जो एक्स होगा वो आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, एक और चीज, आइगन वैल्यू जो है उसको हम प्रॉपर वैल्यू भी कह सकते हैं, लेटेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रल वैल्यू भी कह सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कह सकते हैं। डिफरेंट नाम पता होने चाहिए, कहीं पे प्रॉपर वैल्यू लिखा होगा, कहीं पे लेटेंट वैल्यू लिखी होगी, कहीं पे स्पेक्ट्रल वैल्यू का वर्ड यूज होगा और कहीं पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का यूज होगा। ठीक है, सो आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू तो मैंने स्टार्ट में भी बताया था। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर वैल्यू, लेटेंट वैल्यू, स्पेक्ट्रल वैल्यू, ये सब जो है ना आइगन वैल्यू के डिफरेंट नेम। ठीक है, तो ये एक्स अभी मैंने बताया, इस इक्वेशन में जो एक्स है, एक्स वेक्टर है, उस वेक्टर को हम कहेंगे आइगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स ए। ठीक है, और वो इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, वो इक्वेशन कब यूज होगी, जब एक मैट्रिक्स ए व्हेन इट एक्ट्स अपॉन अ वेक्टर एंड डज नॉट रोटेट दैट वेक्टर एंड डज नॉट रोटेट इट। ठीक है, तब उस केस में वो इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, तीन केसेस हमने डिस्कस किए। पहले केस में रोटेशन थी, सेकंड केस में स्ट्रेचिंग थी, थर्ड केस में जो है वो जो है वो पोजीशन, जो डायरेक्शन है वो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये जो है थर्ड केस के लिए जो इक्वेशन यूज होती है वो कौन सी इक्वेशन यूज होती है, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, और इसमें जो लेमडा है वो आइगन वैल्यू है और जो एक्स है वो
आइगन वेक्टर। अच्छा, अब बेसिक इक्वेशन जो है आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू की अभी हमने देखी, जो हमारा थर्ड केस था वो क्या थी, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऊपर साइन जो वेक्टर का सिंबल है वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने बोल्ड कर दिया। तो आप वेक्टर को बोल्ड लेटर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। बोल्ड ना करता तो ऊपर सिंबल लाजमी डालना था। तो ये इक्वेशन थी जनरल बेसिक इक्वेशन जो भी हमने पढ़ी, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। इसमें ए क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये याद रखना क्योंकि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो हैं दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेमडा क्या था, दिस लेमडा इज आइगन वैल्यू, इट इज अ नंबर और अ स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। ये लेमडा हमने अभी बात की कि एक स्केलिंग फैक्टर है। और ये जो एक्स था यहाँ पे आना चाहिए सिंबल वेक्टर का, ये सिंबल आएगा लाजमी, ठीक है। ये सिंबल वेक्टर का आप यूं भी डाल सकते हो एरो और यूं भी कर सकते हो। तो ये जो एक्स है ये क्या है, आइगन वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे सिंबल आएगा, यार से मुझे बोल्ड लिखना चाहिए। अच्छा, ये तो होगी बेसिक इक्वेशन। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये ए जो है इसकी पावर 1 है और ये लेमडा की पावर भी 1 है। ये जो बेसिक इक्वेशन। अब मैं बताने लगा हूँ जनरल इक्वेशन। अगर जनरल इक्वेशन देखूं आइगन वेक्टर की, वो ये है, वही है, सिर्फ ये है कि ए की पावर n एंड लेमडा पावर n आएगा। फॉर एग्जांपल अगर n ये 2 हो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, इसकी जगह आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स और इसकी जगह आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स। और ये लेमडा ए एक्स के इक्वल हो। कैसे, अब ये जो लेमडा स्क्वायर एक्स है, ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लेमडा मल्टीप्लाई लेमडा एक्स। लेमडा स्क्वायर को लेमडा क्रॉस लेमडा लिख सकता हूँ। और ये जो लेमडा एक्स था ये किसके इक्वल था, ये ए एक्स के इक्वल था। और ये लेमडा ये वाला लेमडा ए एक्स, तो ये वही चीज लिखी थी, ठीक है। सो जो ए स्क्वायर एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, लेमडा ए एक्स। सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 3, इसी तरह ये इक्वेशन आगे चलती जाएगी। तो जो जनरल इक्वेशन है, अच्छा ये जो लेमडा एक्स की जगह मैंने ए एक्स लिखा, वो ये वाला लिखा, लेमडा एक्स की जगह ए एक्स ये लिखा, जो हमारी बेसिक इक्वेशन थी उसमें से देखते हैं। सो जो जनरल इक्वेशन होती है वो ए पावर एन एक्स इज इक्वल टू लेमडा पावर एन एक्स, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स की पावर हो, ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बाय इटसेल्फ। जैसे ये ए है मैट्रिक्स, उसको ए से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा उसी मैट्रिक्स से, तो वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर। ए क्यूब क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए, यानी उसी मैट्रिक्स को जब 3 दफा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो ए क्यूब है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो जो आइगन, अब ये देखो ये जो जनरल इक्वेशन है इसमें जो आइगन वेक्टर है, मैट्रिक्स क्या है, ए एन, इसका आइगन वेक्टर क्या है, लेमडा एन। इस मैट्रिक्स ए एन का आइगन वेक्टर क्या है, लेमडा एन फॉर दिस जनरल इक्वेशन। और ऊपर अगर मैं बात करूं बेसिक इक्वेशन की, इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका, उसकी आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है कि आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए पावर एन आर द सेम एज द आइगन वेक्टर ऑफ ए। अच्छा, ये आइगन वेक्टर की बात कर रहा है, जो आइगन वैल्यू है वो सेम नहीं है। बेसिक इक्वेशन में मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है लेमडा, और जनरल इक्वेशन में जो मैट्रिक्स ए की पावर एन है उसकी आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा पावर एन। यानी कि जो बेसिक इक्वेशन में जो लेमडा था उसकी पावर अगर एन ले ली जाए तो वो आइगन वेक्टर बनता है ए पावर एन मैट्रिक्स के लिए। और अगर आइगन वेक्टर की बात करूं तो दोनों का आइगन वेक्टर सेम है। मैट्रिक्स ए का आइगन वेक्टर एक्स, जो मैट्रिक्स ए है उसका आइगन वेक्टर एक्स है। और अगर मैट्रिक्स की पावर ले लूं, कोई भी पावर ले लूं, ए पावर एन, उसका भी आइगन वेक्टर क्या है, एक्स। सो आइगन वेक्टर जो है वो सेम है, मैट्रिक्स ए पावर एन
और मैट्रिक्स ए, दोनों का जो आइगन वेक्टर है वो क्या है, सेम है, अभी दिखाया एक्स। लेकिन जो आइगन वैल्यू है वो ए पावर एन जो है उसके लिए आइगन वैल्यू क्या है, जो ए के लिए आइगन वैल्यू थी अगर उसकी पावर एन ले लो तो वो ए पावर एन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बनती है। तो ए पावर जो क्या नाम है मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यू क्या थी, लेमडा। सो ए पावर एन की क्या होगी, उसी लेमडा का जब हम वही पावर ले लें सेम जो एन पावर, ठीक है। ये था ना मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यू है लेमडा है, और ए की पावर एन जो है उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, इसी लेमडा की अगर मैं पावर एन ले लूं, ठीक है? तो ये चीज एक याद रखनी है। अच्छा, खैर ये तो जनरल इक्वेशन थी। आपने जो इक्वेशन याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। तो ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, अगर मैं इसको दोनों मतलब जो है लेमडा एक्स को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस लेमडा एक्स, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, जीरो। अच्छा, एक चीज, आई क्या होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता था, ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो डायगनल्स हैं, डायगनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगनल के जो एलिमेंट्स हैं वो वन और बाकी जीरो। अगर टू क्रॉस टू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूं तो वो क्या होती थी, वन जीरो जीरो वन। यानी कि जो प्रिंसिपल डायगनल है, मेन डायगनल है, ये प्रिंसिपल डायगनल होता है। ठीक है, ये भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल डायगनल और सेकेंडरी डायगनल में क्या फर्क है। तो ये जो प्रिंसिपल डायगनल है और ये जो डायगनल है ये वाला, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगनल। तो प्रिंसिपल जो डायगनल है उसकी एंट्रीज क्या थी, यूनिट होती। ठीक है, सो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स लिखूं आइडेंटिटी, वो क्या होगी, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ये देखो जो मेन डायगनल है उसकी एंट्रीज यूनिट और बाकी सब जीरो, तो ये थ्री क्रॉस थ्री की डायगनल मैट्रिक्स। अच्छा, मैं ये बता रहा था जब किसी डायगनल मैट्रिक्स को आप उसके किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वही वेक्टर ही आएगा ओरिजिनल। ये आप चेक भी कर सकते हो। लेट्स सपोज टू क्रॉस टू की एक डायगनल मैट्रिक्स है वन जीरो जीरो वन, एक वेक्टर है वन वन। ठीक है, मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक वेक्टर एक्स से मल्टीप्लाई कराने लगा, यानी ये चीज, ये एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा देखो, वन वन जर वन प्लस जीरो जीरो प्लस वन। तो आंसर जो आया वो क्या आया, वन वन। ठीक है, सो आई एक्स का जो आंसर आया वो इसी के इक्वल आया ना, एक्स के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी है। जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कराओगे वो किसके इक्वल आएगी, उसी वेक्टर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये आई एक्स किसके इक्वल है, एक्स के। तो अगर मैं इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह आई एक्स लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने वही काम किया, मैंने क्या किया, ए एक्स माइनस लेमडा एक्स जो था, ये था ना ए एक्स माइनस लेमडा एक्स, इसमें इस एक्स को रिप्लेस कर दिया आइडेंटिटी और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से, यानी इस चीज से। ठीक है, तो इस एक्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया आई एक्स, क्योंकि ये इसके इक्वल था। तो ये बन जाएगा ए एक्स माइनस लेमडा आई एक्स। अब इन दोनों में एक्स कॉमन ले सकते हैं, दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, ये जो वेक्टर है। अच्छा, ये जो इक्वल होगा ये जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा, ये एक चीज याद रखनी है, ये जीरो वेक्टर के इक्वल है। ये जब हम, क्योंकि दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो जब दो वेक्टर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे ये वेक्टर का सिंबल आएगा, ये जीरो वेक्टर होगा। यहाँ पे ये जो जीरो है ये जीरो वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर का सिंबल आएगा क्योंकि वेक्टर्स की आपस में सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे ये जीरो वेक्टर का सिंबल आएगा जिसका यहाँ पे ये डला हुआ है।
खैर यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x कॉमन लिया, ये क्या बच जाएगा, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, इस लेमडा को उस वक्त आइगन वैल्यू कहा जाएगा इस मैट्रिक्स ए की जब ये जो इक्वेशन 1 है इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल हो। हमारे पास क्या फाइनल इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आपने याद रखनी है, ये इक्वेशन 1 आइगन वेक्टर फाइंड करते हुए यूज होगा। सबसे पहले ये पहली बात ये इक्वेशन 1 जो है आइगन वेक्टर करते हुए ये इक्वेशन यूज होगी, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। आइगन वैल्यू निकालते हुए ये इक्वेशन यूज नहीं होगी। आइगन वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं बताता हूँ। आइगन वेक्टर इस इक्वेशन से निकले, इस इक्वेशन में ये जो x है ये क्या है, बेसिकली ये आइगन वेक्टर है। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो ये x क्या होगी, x1 x2, या फिर xy भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये किसके इक्वल होगी, x1 x2। यानी हमारे पास जब भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी तो ये x1 और x2 आएगा। जब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी तो ये x जो होगा x1 x2 और x3 के इक्वल होगा। 4 क्रॉस 4 में ये x किसके इक्वल होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे हम उस इक्वेशन में करते थे ax इज इक्वल टू b में, या ax इज इक्वल टू 0 में। होमोजेनियस इक्वेशन यही होती थी, तो ये वही चीज है, ठीक है। तो अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो ये इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है 0, वो किसके इक्वल होगा, 0 0। 3 क्रॉस 3 की है तो ये 0 किसके इक्वल होगा, 0 0 0, 0 वेक्टर इसके इक्वल होगा। खैर मैं बात कर रहा था कि आइगन वेक्टर निकालते हुए ये इक्वेशन यूज करेंगे, इसे याद रखना है। अच्छा, लेमडा जो है, जो आइगन वैल्यू है, उसको उस वक्त मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू कहा जाएगा जब ये जो इक्वेशन 1 है इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। इस पे भी मेरा डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है ट्रिवियल, एक होता है नॉन ट्रिवियल। सो होमोजीनियस सिस्टम में जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है उसका मतलब ये जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन का बता रहा हूं, ठीक है। यानी x जो है वो 0 के इक्वल होगा। अगर ये वेक्टर की बात करूं तो लेट्स सपोज 2 क्रॉस 2 का वेक्टर है तो x1 x2 किसके इक्वल आएंगे, 0 और 0 के। तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं कहूंगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसमें जीरो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इन केस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ax is equal to 0। अच्छा, एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है वो 0 नहीं होगा, देयर विल बी इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। याद करो एक चीज बताई थी जब होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ाया था कि एक होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन उस वक्त नॉन ट्रिवियल होता है इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल। एक एटलीस्ट फ्री वेरिएबल होना चाहिए इस इक्वेशन का। जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करते थे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, और एंड पे हमारे पास जब रिजल्ट आता था, लेट्स सपोज आफ्टर परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मेरे पास एंड पे जो होमोजीनियस इक्वेशन का रिजल्ट आया वो इस तरह आया। कुछ भी लिख लेता हूँ, 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0। तो ये जो आखिरी रो है इस पे तमाम एलिमेंट 0 हो जाते थे, तो हम कहते थे कि ये जो, और ये आखिरी रो किसके लिए, अगर ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये x1 ये x2 के लिए और ये x3 के लिए। इसका मतलब ये कि हमारा जो है एक वेरिएबल फ्री है, और वो वेरिएबल हम लेते थे x3 वेरिएबल, क्योंकि थर्ड रो के तमाम एलिमेंट 0 है। तो हम कहते थे x3 जो है वो एक फ्री वेरिएबल है, तो हम उसको एक कांस्टेंट के इक्वल ले लेते थे, लेट्स सपोज k के इक्वल ले लेते थे। यानी फ्री वेरिएबल से मुराद इट इज फ्री टू वेरी, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो x3 की, और बाकी वैल्यूज जो है वो इन टर्म ऑफ x3 निकालते थे। x3 की वैल्यू वेरी करती थी तो x1 और x2 भी वेरी करते थे। तो ये होता था नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देयर विल बी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। सो लेमडा जो है उस वक्त आइगन वैल्यू होगी मैट्रिक्स ए की जब इक्वेशन जो 1 है उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, व्हेन इक्वेशन 1 हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम है, यानी कि जो इनवर्स मैट्रिक्स थ्योरम है,
उसमें भी ये भी हमने चीज पढ़ी थी कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उस वक्त होता है जब डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल हो, यानी जब मैट्रिक्स जो हो वो सिंगुलर हो। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आता है। सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा उस वक्त होगा, और इस केस में भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इक्वेशन वन के केस में, क्योंकि आइगन वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उस वक्त होगा जब ये जो फैक्टर है a माइनस लेमडा आई, इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आए। ये जो है अब आपका ये एक मैट्रिक्स बन गई, ये वेक्टर है, तो ये जो a माइनस लेमडा आई है इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आएगा, तो उस वक्त हमें मिलेगी आइगन वैल्यू। तो इनवर्स मैट्रिक्स थ्योरम के से हमें पता चला कि जो a माइनस लेमडा आई है इक्वेशन वन में जो है, उसका डिटर्मिनेंट जब जीरो के इक्वल आएगा तब इक्वेशन वन जो है वो हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। सो कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है जी इसमें, इसको रैप अप करते हैं। इससे हमने ये कंक्लूड किया, लेमडा जो है वो उस वक्त आइगन वैल्यू होगी मैट्रिक्स ए की जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई वो जीरो के इक्वल होगा, यानी सिंगुलर होगा। ये ओवरऑल जो मैट्रिक्स है ये कौन सी होगी? ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। उस वक्त लेमडा जो है हमें देगा आइगन वैल्यूज। सो आपने जो इक्वेशन याद रखनी है आइगन वैल्यू के लिए वो ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। इस इक्वेशन से हमें मिलेगी आइगन वैल्यू। ये आपने आइगन वैल्यू निकालते हुए ये इक्वेशन याद रखनी है, और आइगन वेक्टर निकालते हुए आपने ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। अच्छा, आइगन वैल्यूज निकलेंगी तो आइगन वेक्टर निकलेगा, क्योंकि आइगन वेक्टर्स जो हैं वो दे आर एसोसिएटेड विद आइगन वैल्यूज। अगर आइगन वैल्यूज नहीं फाइंड की तो आइगन वेक्टर्स नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। पहले आइगन वैल्यूज निकलेंगी, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। अच्छा, जितनी आइगन वैल्यूज होंगी उतने ही आइगन वेक्टर्स होंगे, हर आइगन वैल्यू के लिए अलग आइगन वेक्टर होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो आइगन वैल्यू के लिए हमने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है कि डिटर्मिनेंट जो है ए माइनस लेमडा आई का वो जीरो के इक्वल रखना है, और यहाँ से हमने लेमडा निकालना है। ठीक है। सो ए माइनस जो लेमडा आई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ ये वाला जो है ये पॉलिनोमियल है। इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और ये जो पूरी इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन बन गई ना, इक्वल का साइन आ गया, इस पूरी इक्वेशन को कहते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को कहेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इस वाले पॉलिनोमियल को कहेंगे करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर डिटर्मिनेंटल पॉलिनोमियल या डिटर्मिनेंटल इक्वेशन दूसरा नाम है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं और डिटर्मिनेंटल इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व हो रहा है ना इसमें। और इसको करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं और डिटर्मिनेंटल पॉलिनोमियल भी कहते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, दोनों नाम है। ठीक है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये यूज होती है आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए, और वो जो ऊपर इक्वेशन वन थी ये यूज होगी आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए। तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? ए माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल है। सो जो रूट्स आएंगे, रूट्स का मतलब होता है जो सोल्यूशन आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, वो हमें आइगन वैल्यू देगा। इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमें क्या देगा? आइगन वैल्यू देगा। और इक्वेशन वन हमें क्या देगी? आइगन वेक्टर देगी। याद रखना, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो दो आइगन वैल्यूज आएंगे, वो रूट आएगा, वो बेसिकली टू आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी, यानी जो इक्वेशन बनेगी करेक्टरिस्टिक वो क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी। जो इक्वेशन बनेगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो क्यूबिक बनेगी। तो इसी तरह 4x4 के लिए 4 आइगन वैल्यूज मिलेंगी, 5x5 के लिए 5 आइगन वैल्यूज मिलेंगी, और अगर n×n मैट्रिक्स हो तो उसके लिए n आइगन वैल्यूज आएंगे। जो रूट्स होंगे वो हमें n वैल्यूज देंगे। तो 2x2 के लिए हम एग्जांपल में 2x2 और 2x3 की मैट्रिक्स करेंगे। हायर ऑर्डर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो टीडीएस और कम्बरसम बन जाता है, मुश्किल हो जाता है करना। तो हम 2x2 और 3x3 की मैट्रिक्स करेंगे।
तो 2x2 में हमें 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगी और 3x3 में हमें 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि 2x2 में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और 3x3 में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। और वैसे अगर हायर ऑर्डर की तरफ जाओ 4x4 के लिए हमें 4 आइगन वैल्यूज मिलेंगी। अच्छा, फिर जो लेट्स सपोज मैं 2x2 की बात करता हूँ, उसमें हमें जब 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगी तो हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट हमने आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दो और चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आप आइगन वैल्यूज निकाल लोगे ना एग्जाम्पल में, तो आपने उसको वेरीफाई करना है कि जो आपने आइगन वैल्यूज निकाली है वो ठीक निकाली है या गलत निकाली है। उसके लिए आप जो चेक लगाते हो वो आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स चेक करते हो। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। अगर मैं इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दूं, यानी डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल की बात करूं 1 + 4, जब खाली डायगोनल का वर्ड यूज हो तो उसका मतलब मेन या प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही। अगर सेकेंडरी डायगोनल की बात हो तो स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा सेकेंडरी डायगोनल। सो ट्रेस मैट्रिक्स का क्या होता है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दिया जाए। सो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, 1 + 4 = 5। दिस इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चेक कैसे करेंगे, जो आप लैम्डा यानी आइगन वैल्यूज निकालोगे ना 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, उनको अगर आपस में सम कर दो, वो ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। आप अगर ट्रेस उस मैट्रिक्स ए की और जो आइगन वैल्यूज आपने निकाली हैं उनका सम इक्वल आ गया आपस में, तो इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन की है, जो आइगन वैल्यूज निकाली है वो ठीक निकाली। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। ट्रेस मैंने बता दिया, ट्रेस क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दो। ये जो ट्रेस है मैट्रिक्स ए की वो आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल आनी चाहिए। ये आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो हम चेक लगाएंगे भी। अभी वैसे बता देता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है 3x3। मैंने अभी बताया था 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी। पहली आइगन वैल्यू को हम λ1 कह देते हैं, दूसरी को λ2 कह देते हैं, तीसरी को λ3 कह देते हैं। अब ये कैसे मिली है ये अभी हम नहीं देख रहे, ये हम आगे करेंगे। लेट्स सपोज इस मैट्रिक्स की जो है 3 आइगन वैल्यूज आ गई मेरे पास यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। λ1 = 1, λ2 = 2 एंड λ3 = 4। तो मैंने क्या कहा था कि ट्रेस जो है एक मैट्रिक्स ए का वो लैम्डा जो है आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल आना चाहिए। तो 3 आइगन वैल्यूज हैं, λ1 + λ2 + λ3। तीनों को सम करो, 4 + 2 + 1 7 आ गया। ट्रेस के इक्वल आए। ट्रेस क्या था मैट्रिक्स ए का, डायगोनल एलिमेंट्स का सम 2 + 3 + 2, ये भी कितना आ गया 7। इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए = सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ट्रेस। ट्रेस कैसे आया, डायगोनल एलिमेंट्स का सम 2 + 3 + 2, ये आ गया 7 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए था, जो आपके पास आइगन वैल्यूज आई है उनके सम के इक्वल। आइगन वैल्यू क्या आई थी, 1 + 2 + 4 7, दोनों आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब वेरीफाई हो गया है। एक और भी चीज है, हम उसको भी वेरीफाई करते हैं। वो ये है कि जो डिटर्मिनेंट आएगा मैट्रिक्स ए का, जो आपकी मैट्रिक्स ए थी उसका डिटर्मिनेंट वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए। सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं, यही वाला ये चीज याद रखनी है कि जो डिटर्मिनेंट होगा मैट्रिक्स ए का वो आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के भी इक्वल होना चाहिए। वही ऊपर वाली एग्जांपल, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दो। हम एक्सपेंड वहां करते हैं जहाँ पे जीरो ज्यादा हो, तो हम C1 के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं। तो वो साइन कन्वेंशन आपको पता ही है, ठीक है, कि जो साइन सिस्टम था फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट वो भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो वो बेसिकली उसमें जो रूल यूज होता था -1 की पावर i + j। आई नंबर ऑफ रोज है और मतलब आई क्या है, जो रो है उसका ऑर्डर, और जे क्या है, कॉलम जो है उसका ऑर्डर।
अब यहाँ पे ये जो 2 है इसके साथ क्या साइन यूज होगा, ये कौन सा एलिमेंट है 2, ये है A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो -1 आई क्या है रो के लिए और जे क्या है कॉलम के लिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है यानी ये आई है और ये जे है। तो ये -1 की पावर 2, पावर अगर इवन हो तो आंसर आता है पॉजिटिव, यानी इसके साथ जो सिंबल यूज होगा वो प्लस यूज होगा। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट लगाना है बाकियों के लिए, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ये प्लस, सिमिलरली इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है। अबाउट C1 कर रहा हूँ, सो +2, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो ये इसका को फैक्टर ये आ गया 3 -2 -1 2। बाकी ये दो जीरो हैं तो लिखने की जरूरत ही नहीं, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया। डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, जो आइगन वैल्यूज फाइंड करोगे उसके प्रोडक्ट के। अभी आइगन वैल्यूज फाइंड करना आपको सिखाया नहीं है, लेट्स सपोज आइगन वैल्यूज जो है वो आ गई 1 2 एंड 4, इनका प्रोडक्ट लो, λ1 मल्टीप्लाई λ2 मल्टीप्लाई λ3, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 किसके इक्वल आया 8। डिटर्मिनेंट भी किसके इक्वल आया था 8 के, दोनों आपस में इक्वल आ गए, यानी वेरीफाई हो गया, जो आपने आइगन वैल्यूज निकाली हैं वो ठीक निकाली। तो आइगन वैल्यूज को निकालने के बाद आपने ये दो चेक लाजमी अप्लाई करने हैं। एक के डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, दूसरा जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए है वो आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल होना चाहिए। ट्रेस में बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके एलिमेंट्स का सम है। अच्छा, एक और चीज भी याद होनी चाहिए, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो दो आइगन वैल्यूज मिलेंगी, वो दो सेम आइगन वैल्यूज भी मिल सकती हैं, डिफरेंट भी मिल सकती हैं। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी, उसमें सेम भी हो सकता है केस, दो सेम हो सकती हैं, एक डिफरेंट हो या तीनों डिफरेंट हो, जैसे कि ये तीनों डिफरेंट है 1 2 4, ये भी हो सकता था कि ये भी 1 हो वो भी 1 हो। ठीक है, तो ये चीज पता नहीं चाहिए क्यों 3 क्रॉस 3 में 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि 3 क्रॉस 3 को जब सॉल्व करोगे तो आपको जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी वो क्यूबिक मिलेगी, वो हम देखेंगे एग्जांपल में। और 2 क्रॉस 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मिलेगी वो क्वाड्रेटिक मिलेगी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं ना, सिमिलरली जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके 3 रूट्स होते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एग्जांपल रिलेटेड to eigenvalues and eigenvectors for 2 cross 2 and 3 cross 3 matrices. Thank you.